ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, बेसिकली हमने सुना है कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे जो केमिकल साइंसेज होते हैं वो भी, फिजिकल साइंसेज एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स भी जो है गेट एग्जाम दे सकते हैं। सेकेंड जो टोटली आपका पोर्शन रहता है वो आपका सब्जेक्ट बेस होता है। तो एक बार हम अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PWIIT जैम एंड CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग गेट एग्जामिनेशन, एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द गेट एग्जामिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा नाम है अन्नू और आज हमारे साथ में है आस्था मैम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि भाई बढ़िया चल रहा होगा आप सभी का। आप लोगों के यूजुअली डाउट्स रहते हैं कि जो हमारा CSIR नेट है उसके बारे में हम तैयारी कराते हैं और उसके बारे में हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यूजुअली बच्चों का डाउट रहता है कि मैम हमारे गेट में भी क्या सेम सिलेबस रहता है और उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, उससे हमारे को फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो इस सेशन में आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे हम कोशिश करेंगे सब क्लियर हो जाए और इस सेशन के बाद आपको मतलब थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो गेट की भी आपकी तैयारी साथ साथ हो जाती है। तो मैम साथ में आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज, हाँ क्योंकि एक जो मेजर सवाल होता है कि गेट एग्जाम हम दे तो रहे हैं बट हम दे किस लिए रहे हैं। मेन पॉइंट ये कि हम उस गेट एग्जाम के हमारे पास में बेनिफिट्स क्या क्या है। तो एकदम सारी चीजें वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो गेट एग्जामिनेशन है, अगर हम बात करें गेट एग्जामिनेशन, सो दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, बेसिकली हमने सुना है कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मास्टर्स अगर आप केमिस्ट्री से हैं, मास्टर्स आपने केमिस्ट्री में की है, फिजिक्स, लाइफ साइंसेस, ठीक है, मैथमेटिक्स, सब बच्चे इसको दे सकते हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग वाले जनरल में ये और डाउट रहता है कि मैम कि इंजीनियरिंग वाले ही दे सकते हैं क्या सिर्फ? तो ऐसा नहीं है। हमारे जो केमिकल साइंसेज होते हैं वो भी, फिजिकल साइंसेज एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स भी जो है गेट एग्जाम दे सकते हैं। इवन ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स भी गेट एग्जाम देते हैं। तो थोड़ा सा आपको बताते हैं कि भाई हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है इस गेट एग्जाम के लिए, है ना। तो देखो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेसिकली वो ये है कि आप या तो मास्टर्स कर चुके होगे, है ना, या फिर आप मास्टर्स में प्रेजेंट होगे। तो ये दो क्राइटेरिया बहुत पहले से ही चलते आ रहे हैं कि आप तो या तो आप मास्टर्स में होगे तो आप गेट दे सकते हो, या फिर आप मास्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो तो आप अपना गेट दे सकते हो हमारे केमिकल साइंसेज के लिए। एक चीज मैम, काफी बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हम BSc में हाँ हैं जी, हाँ जी, या मैम। फाइनल ईयर कर रहे हैं, तो क्या हम गेट एग्जाम दे सकते हैं? अगर उन्होंने गेट एग्जाम दे भी दिया है तो उसके क्या बेनिफिट उन्हें मिलेंगे गेट एग्जाम को क्लियर करने के? तो अभी रिसेंटली आई थिंक 2-3 साल पहले ये चीज ऐड हुई है कि आप अगर BSc यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हैं और उसके फाइनल ईयर में हैं, तो आप उस गेट एग्जाम को दे सकते हो और वो वैलिड माना जाएगा। आगे उसमें क्या क्या कर सकते हैं BSc वाले स्टूडेंट्स, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चाएं करेंगे। मास्टर्स वाले स्टूडेंट है वो किस तरीके से इस गेट एग्जाम का फायदा उठा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या तो आप मास्टर्स कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, या फिर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है, या फिर आप अपने BSc के फाइनल ईयर में हो। फाइनल ईयर यानी कि अगर 3 साल का है तो आपके 3rd ईयर में आप होने चाहिए उस केस में। तो एक बार हम अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। सबसे पहले जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, ठीक है, और जिसकी ड्यूरेशन आपकी 3 आवर की होती है, नॉर्मल 3 आवर की ही रहती है यूजुअली। हालांकि कुछ जो जैसे PWD है तो उनको स्पेशली मतलब ग्रेस टाइम दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली। इसके अलावा जो हमारा जनरल टाइम है वो 3 आवर्स ही रहता है और ये CBT है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड है। पहले हुआ करता था कि भाई गेट अपना ऑफलाइन हो जाया करता था, बट अब तो मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन ही हो रहे हैं। हाँ जी, सारे ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स आई हैव गॉन टू ऑनलाइन मोड, कंप्यूटर बेस्ड। फिर आपको पता है ड्यूरेशन तो देखो 3 आवर्स है इसकी, है ना। फिर जो हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बेसिकली आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो जो आप गेट एग्जाम भर रहे होते हो, है ना। जैसे भाई अगर आप केमिस्ट्री के हो तो आप केमिस्ट्री भी चूज कर सकते हो और भी चूज कर सकते हो, लेकिन वही है कि आपको सिलेबस वैसा होना चाहिए, प्रिपरेशन उसके लेवल की आपकी होनी चाहिए, प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, वो चाहता है कि नहीं मुझे तो ना मैथ्स में देना है, मेरा मैथ्स काफी अच्छा है, तो वो आप मैथ्स में भी दे सकते हो।
ठीक है। हाँ जी, तो हाँ वो एक जी। से ज्यादा सब्जेक्ट में आप देख सकते हो। सबसे पहले सेक्शन आपके 2 सेक्शन यहाँ पे जनरली हमें मिलते हैं। पहला सेक्शन आपका जनरल एप्टीट्यूड का होता है, सेकंड सेक्शन कुछ क्वेश्चंस आपको जनरल एप्टीट्यूड के वहां पे देखने को मिलते हैं। सेकंड जो टोटली आपका पोर्शन रहता है वो आपका सब्जेक्ट बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, हमने अपनी मास्टर्स केमिस्ट्री में की है, तो जो आपको सवाल अगर आपने केमिस्ट्री से फिल किया है, क्योंकि जब हम गेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना तो वहां पे सब्जेक्ट आपसे फिल करवाया जाता है, वो सब्जेक्ट आपको बहुत केयरफुली फिल करना पड़ता है। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लिए कोड रहता है आपका CY, है ना? CY। हाँ और बिल्कुल। ऐसी मैम एक केमिकल इंजीनियरिंग का भी केमिकल होता है, इंजीनियरिंग का तो भी कई होता बार है। उसमें डाउट हो जाता है, बट वो अलग है। अगर आप बीटेक कर रहे हो केमिकल इंजीनियरिंग से तो आप वो भरते हो केमिकल इंजीनियरिंग वाला, और CY केमिकल साइंसेज के लिए, मतलब कभी केमिस्ट्री के कभी लिए मैम इसमें आप कंफ्यूजन भी BSc। हो जाता है, बच्चे हाँ, CY की जगह कुछ और चूज कर लेते हैं और पेपर फिर उन्होंने जो उन्होंने चूज किया है उसी का पेपर उसी का उन्हें पेपर। देखने को और मिलता है। अगर आप नोटिस करोगे कि सुनने में सेम लगता है केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल साइंसेस, लेकिन ये इनका सिलेबस थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा डिफरेंस है, और एग्जाम भी बहुत बहुत क्वेश्चन डिफरेंट होता है। डिफरेंट आते हैं, बहुत ज्यादा। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो, पहले हमारे पास में MCQ क्वेश्चन होते थे, बट अभी वो भी चेंज हो चुका है। जैसे हमारे जैम के एग्जामिनेशन में MSQ प्लस NAT ऐड हुआ है, सेम इसी तरीके से गेट के एग्जाम में भी MSQ और न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, वो भी क्वेश्चन है, वो ऐड ऐड हुए हुए। हैं। हाँ, MSQ में आपके पास में जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो एक से ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ता है कि इसमें एक करेक्ट ऑप्शन है या फिर 2 है या फिर 3 है। NAT में आपको सवाल सोल्व करके उसका नंबर है वो ऐड करना होता है NAT में। हाँ जी, हाँ उसके बाद आगे देखिए, अगर हम बात करें बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग दीज एबिलिटीज, बेसिकली कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके क्वेश्चन है वो देखो, हर एग्जाम आपकी नॉलेज ही चेक करना चाहता है, तो बेसिकली वो क्वेश्चंस भी आपको इसी तरीके से दिए जाएंगे कि आपने जो पढ़ा है, अपने जो जो भी आपने गेन करा है, अपने नॉलेज सब्जेक्ट में जो भी नॉलेज गेन करी है, उसी के लेवल के आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसका पर्टिकुलर सिलेबस है, उसकी हम बात करेंगे। फिर हमारा ये तो खैर हमारे काम का नहीं है, ये हमारे क्योंकि इसमें CY है हमारा केमिस्ट्री का, तो जो हमारा जो टोटल मार्क्स है ना गेट का, वो 100 मार्क्स का पेपर आता है। उसमें 15 मार्क्स का तो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, और बाकी बचे हुए 85 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट का क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, है ना। स्कोर दोनों में जो होता है हमारा, इसमें जनरल एप्टीट्यूड में तो सारे MCQs ही होते हैं, लेकिन हमारे जो सब्जेक्ट टेस्ट है ना उसमें MCQs, MSQs और NET जैसे मैम ने बताया वो होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की एक और बार बात करते हैं। अच्छा हाँ, मार्किंग स्कीम की भी बात कर लेते हैं। मार्किंग स्कीम जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो या तो 1 मार्क्स का होगा या 2 मार्क्स का होगा गेट एग्जाम में। और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग हाँ भी जी, है। हाँ जी। अगर 1 मार्क है तो उसकी 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग दिखती है। अगर कोई क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो वो 2/3 आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। मतलब वो तब है नेगेटिव मार्किंग जब आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो आपका गलत हो गया है। हाँ। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक पर है। उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये जो नेगेटिव मार्किंग है वो स्पेसिफिकली सिर्फ MCQs के लिए, MSQ और NET जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के भी होंगे, लेकिन उसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो नेगेटिव मार्किंग है वो मैम सिर्फ मतलब हमें पता है MCQs में ही हमारे होते हैं। अब हम मेन सवाल, हाँ जी, कि हम गेट किस लिए किस लिए देते देते हैं। गेट को देने के बाद क्या होगा, हम ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम वो किस लिए ये मेहनत कर रहे हैं, क्या उस मेहनत का हमें फ्रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज है गेट एग्जाम के बाद में, ठीक है। तो करने वाले के लिए बहुत कुछ है और ना करने वाले के लिए तो फिर कुछ भी नहीं है। सही कह रहे हैं मैम आप। तो सबसे पहले अगर हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने गेट का एग्जाम दिया आफ्टर मास्टर्स, ठीक है। आप नेट का एग्जाम देते हो, किस लिए देते हो, नेट इज एलिजिबल फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द लेक्चरशिप, प्लस JRF यानी कि आपको अगर PhD करनी है उसके लिए आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है। इसी तरीके से एक और ऑप्शन आपके पास में है मास्टर्स के बाद में, अगर आपके पास में गेट का अच्छा खासा स्कोर है तो काफी सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, IITs हैं या ISC है, IISERs है, तो वो गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको PhD के लिए आपका इंटरव्यू कॉल आता है। हर किसी का प्रोसेस बेटा डिफरेंट होता है, कई अपना इंडिविजुअल टेस्ट भी कंडक्ट करा लेते हैं मैम, कई आपको गेट के स्कोर के बेसिस पे डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लेंगे। तो इंटरव्यू के बेसिस पे जो बच्चा जितना अच्छा परफॉर्म करेगा आपको वहां से PhD में एनरोलमेंट मिल जाएगा।
तो यहाँ से एडमिशन फॉर हायर स्टडीज, यानी कि आप अगर मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी में एनरोल करना चाहते हो तो आप पीएचडी कर सकते हो। प्लस अगर किसी को एमटेक करना है आईआईटी से और हायर स्टडीज करनी है और हायर स्टडी करनी है, तो आईआईटी से एमटेक करने का मतलब है कि मैम बहुत अच्छा, यानी कि आपको पैकेज मिलने वाला है, लेवल भी हो जाएगा एक, Level भी मतलब हो कि जाएगा। आप एक जहां भी आप जाना चाहोगे एक सीवी मतलब बहुत बढ़िया क्रिएट होता है उससे। और प्लस यहाँ पे आपको स्टाइफिन भी मिलेगा, क्योंकि 2 ईयर आपकी एमटेक होती है, तो 2 साल आपको यहाँ से स्टाइफिन भी मिलता है एमटेक के दौरान। साथ में अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल होते हो तो वहां पे भी आपको स्टाइफिन मिलता है गेट के थ्रू। तो वो आपका इंडिविजुअल, आप अलग अलग आईआईटीज, आईसर्स, आईएससी जैसे आप एनरोल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो मिलेगा। मतलब रैंक के बेसिस रैंक पे के भी basis हमें जो है देखने को मिलते हैं कि जैसे आपकी बेटर रैंक आती है तो आपको जो हमारे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको ऑफर करते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर आप वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होती है अपनी नॉर्मल जो हर जगह होती है। अब तो हर जगह मैम इंटरव्यूज हो गए हैं, बिल्कुल और मैम। पीएचडी में तो आप जैसे जाओगे तो वही इंटरव्यूज के थ्रू आप एडमिशन लेते हो। और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया स्टाइपेंड हमारा गेट के थ्रू भी मिलता है। और इक्वल टू जेआरएफ, आई थिंक हम उसको बोल सकते हैं इक्वल टू जेआरएफ, वो आपको स्टाइफन है वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद पहला हमारा कि एडमिशंस हम ले सकते हैं गेट एग्जाम के थ्रू। दूसरा आप जॉब्स, ठीक है, हाँ। कि किसी को हायर स्टडी नहीं करनी है, दे वांट कि बस मुझे अभी जॉब ही करनी है, तो उसके लिए अलग अलग पीएसयूज हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में अलग अलग पीएसयूज हैं जो गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। हाँ जी। उसके बाद आपको वहां पे इंटरव्यू देना होता है, और जनरली जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है आपका गेट स्कोर प्लस आपके इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो सबसे पहले यहाँ से ओएनजीसी, बहुत सारी पीएसयूज है हमारे पास में। ओएनजीसी तो मैम मेरे को लगता है मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर जो भी एस्पिरेंट होता है गेट का उसका फर्स्ट टारगेट ओएनजीसी रहता है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज, मतलब क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज कंपनी है ये। मतलब ग्रेड ए की आपको जॉब मिलती है यहाँ पे। और मतलब सिर्फ यही नहीं, बाकी जितनी भी जॉब्स है जो हमारा ओएनजीसी है, नालको है, डीआरडीओ है, इसरो है, हालांकि इसमें जो आप डिफरेंट वो देखोगे ना पीएसयूज, इसमें अलग क्राइटेरिया भी होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ गेट से ही हो, इनका अलग एग्जाम भी होता है कभी कभी, उसके थ्रू भी रिक्रूटमेंट होता है। बट गेट इज वन ऑफ द वे थ्रू विच वी कैन गो इन हेयर। जैसे मैम बाक है, बाक में सबसे पहले आपको गेट के थ्रू प्लस इसका आपका इंडिविजुअल एग्जाम भी होता है, ठीक है। गेट के थ्रू भी आप इसमें एनरोल करवा सकते हो और इंडिविजुअल एग्जाम भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको बाक में वैकेंसीज आई है तो वो आप सब लोग फिल करते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म को, तो जिसका गेट में अच्छा स्कोर होता है, फॉर एग्जाम्पल वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने टाइम्स कैंडिडेट को बुलाना चाहेंगे, लाइक 200 रैंक तक, 300 रैंक तक, 400 रैंक तक, वो इंडिविजुअली डिपेंड ऑन वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, फिर उसके बाद आपका अच्छे से पूरा इंटरव्यू होता है। बाक और डीआरडी का इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, लगभग मान के चल सकते हो मैम 30 से 40 मिनट तक आई थिंक इंटरव्यू है वो चलता है, 1 से 1.5 घंटा भी चलता है, तो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, तो वो आप गेट के स्कोर के बेसिस पे आपका कॉल आता है, वहां से फिर आप अपना अच्छा परफॉर्म करके आप बाक में साइंटिस्ट लग सकते हैं, आप डीआरडीओ में साइंटिस्ट लग सकते हैं। और इनके जो कुछ पीएसयूज, काफी पीएसयूज ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर रिक्रूट करती है, कुछ अपना इंडिविजुअल टेस्ट भी करवाते हैं। बट इट डजंट मीन कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई केमिस्ट्री आपकी सेम है, ठीक है। गेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बाकी सभी एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी। ये चीज मैं आपको बोल रही हूँ। आप सीएसआई या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, केमिस्ट्री सेम है, ठीक है। प्रिपेयर करो अच्छे से, गेट के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, वो प्रिपरेशन आपकी गेट में काम आएगी। फर्दर कोई और आपका एग्जाम आ रहा है, जैसे अभी आपका यूपीएससी जियो केमिस्ट का एग्जाम है, या फिर कोई पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम है, तो केमिस्ट्री सेम है, आप प्रिपरेशन कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका केमिस्ट्री, भारत में केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस एक ही है, बस थोड़ा बहुत यूनिट्स का डिफरेंट रहता है मैम। इतना तो फिर आप वो सिलेबस देख के खुद से भी आप उस चीज को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हमने एडमिशन इन पीएचडीज हमने डिस्कस किया। देन ये डिफरेंट पीएसयूज हैं, फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है कि ओएनजीसी आपकी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, डीआरडीओ, इसरो, बेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड,
HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये काफी चर्चा में है आजकल, ठीक है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। IOCL, NTPC, NPCL। देखो IOCL में 2 टाइप की वैकेंसीज जनरली हमें देखने को मिलती है मैम। आपने देखा होगा कि जब IOCL के आती है तो वो विद एक्सपीरियंस भी मांग हाँ, लेते विद हैं। एक्सपीरियंस भी मांगते हैं हाँ, और विदाउट एक्सपीरियंस विदाउट भी एक्सपीरियंस मांगते भी हैं। मांगते हैं। तो यूजुअली ना मैम ये भी रहता है कि गेट हमने कर लिया बट एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, तो हर बार वैकेंसी जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस के लिए ही आए। वैसे होता है, देखा जाता है कि एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बट स्टिल देयर आर, मतलब वहां पे रास्ते हैं जहाँ पे आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एनरोल गेट कर के, सकते हाँ, हो। गेट के अच्छे रैंक और स्कोर के साथ वहां आप जा सकते हो, पहुंच बट सकते हो। अगर आपने इंडस्ट्रीज में लाइक मास्टर्स के बाद में आपने गेट किया है, आपने इंडस्ट्री वगैरह में काम किया है, 1-2 हाँ साल हाँ, R&D वगैरह में, तो बहुत अच्छी तो वो तो एक अपॉर्चुनिटी एज मिलेगी देता है आपको यहाँ आपको, पे। मतलब इन सभी पीएसयूज में एक बढ़िया ठीक है। एज देता है। इसके अलावा हमारे पास और भी है, जैसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में भी बहुत जॉब्स निकलती हैं। कुछ जॉब्स के बारे में तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। कई बार हमारे वो जो होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे क्राइम सीन्स में वो नहीं करते, उनके लिए भी फोरेंसिक फोरेंसिक, हाँ जी, उसमें भी जॉब्स निकलती है केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी इसी पे बेस्ड होती है। ये तो इंटरेस्टिंग है मैम। हाँ, क्राइम सीन में वहां पे आपको मतलब वहां लगता है जैसे कि नहीं बायोलॉजी के ही बच्चे होंगे, नहीं, हमारी केमिस्ट्री में भी वहां पे वैकेंसीज होती हैं। और इसी के बेसिस पे जो हमारे गेट स्कोर है ना, उसी के बेसिस पे जो है वहां पे मतलब रिक्रूट करते हैं वो। उसके बाद में गेट का सिलेबस आप देख हाँ, लीजिए। तो आप अब रिलेट करना कि आप जो पढ़ रहे हो हाँ, और ये सिलेबस क्या है मैम, टोटली डिफरेंट है या सेम है। अब सबसे पहले हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख सकते हो क्वांटम, ठीक है, स्ट्रक्चर में क्वांटम और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, क्वांटम सेम है भाई, वही जो नेट हम में नेट में क्वांटम पढ़ते आती हैं है, बिल्कुल सेम है, सेम है। कुछ डिफरेंस नहीं होता। क्वेश्चन के लेवल भी, क्वेश्चन के टाइप्स भी नेट जैसे ही होते हैं गेट में। बस थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि उसमें डिफरेंट टाइप का सवाल पूछ रहे हैं, हाँ, यहाँ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन के सवाल डिफरेंट पूछ तो रहे हैं। पूछेंगे ही ऑब्वियसली, सेम कि तो कैसे सेम ही तो होंगे मैम। नहीं होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि भाई सेम क्वेश्चन पूछे। बस ये है कि आपको जो सिलेबस है ना, मेन जो भी आप पढ़ रहे हो, आप या तो जैसे नेट की आप तैयारी कर रहे हो तो नेट की आप ऐसे तैयारी कर लो कि भाई बढ़िया से हो जाए, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो नेट का, वही आपका इक्विवेलेंट है गेट के सिलेबस के। उसके बाद ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी सेम वही, कैरेक्टर टेबल, पॉइंट्स, ग्रुप, सिमेट्री एलिमेंट, सब वही है। देन उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में में वो जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं वो तो आता ही है। 11th-12th में सिर्फ वो नहीं आता, बल्कि उसके थोड़ा हायर लेवल पे चीजें पूछी जाती हैं। फेज इक्विलिब्रियम हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है इसमें इक्विलिब्रियम में, और हम और भी चीजें पढ़ते हैं, देखो इसमें थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री हाँ, सब वही है। केमिकल पोटेंशियल, फ्यूगेसिटी, एक्टिविटी, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेबे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हक्केल-ओनसेगर हाँ हाँ इक्वेशन हाँ, है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद में फेज फेज डायग्राम डायग्राम्स ऑफ आ वन जाते हैं। कंपोनेंट सिस्टम। देखो जो हम अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं, इन्होंने वो अलग अलग ऐसे करके मेंशन नहीं किया, सबको उन्होंने एक ही साथ में मेंशन कर दिया इक्विलिब्रियम की जो जो हाँ, चीजें हैं। है वही चीजें जो हम अपनी प्रिपरेशन में यूज करते हैं ना, मतलब जो हम पढ़ते हैं नेट के लिए, वही चीज है बिल्कुल। फिर आगे चलते हैं, हमारा काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स में भी वो सारी चीजें भाई हमारी जो हो गई, वो थ्योरीज होती है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हैं, ये सारी की सारी जो है हमारे सिलेबस में आती है गेट के। काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑल दोस थिंग्स, हाँ, आरएनएस थ्योरी, ये सब चीजें। एंजाइम कैटालिसिस हो गया, मतलब एरिंग इक्वेशन हो गई, है ना, मतलब जो सारी चीजें हम पढ़ते हैं ना बेसिकली अपने नेट के लिए, वही हमारे गेट में रहता है ना। फिर आते हैं हमारे जैसे सरफेसेस और इंटरफेसेस, ये भी हम पढ़ते हैं अपने केमिक्स ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन, अपने नेट के लिए भी पढ़ते हैं, वही सेम चीज हमारे गेट में आती है ना। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया फिर इनऑर्गेनिक का पोर्शन। इनऑर्गेनिक में हमारे जैसे हो गया भाई मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप में हम पढ़ते हैं ग्रुप 13, 14, 15, ऐसे अलग अलग वही रिएक्शंस पढ़ते क्वेश्चन हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, जो हाँ, आप सिलेबस कर रहे हो उसके क्वेश्चंस है वो आप मल्टीपल क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटालिक्स, लैंथेनॉइड्स और लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड्स, ये तो मतलब आजकल हर एग्जाम का मेरे को लगता है फेवरेट टॉपिक बना हुआ है लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड्स। सिर्फ नेट नहीं, गेट का भी ऑलमोस्ट अब ये लगता है फेवरेट टॉपिक हो चुका है। रेडियो एक्टिविटी, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो
है ही हमारी। और सॉलिड स्टेट मैम, सॉलिड अच्छा, स्टेट, हाँ, solid state हो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, थोड़े बहुत यहाँ पे आपका हाँ, एनालिटिकल भी इंक्लूड है। एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं गेट में, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं जो थर्मल डिकम्पोजिशन होती है उस पे बेस्ड पूछ लेते हैं, कभी कभी वो इंस्ट्रूमेंटेशन की वर्किंग का भी कुछ पूछ लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्या होता है, किस बेस पे वो काम करता है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, हेमिट इक्वेशन, ये सब सारी चीजें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपके जो नेम रिएक्शन रिएजेंट्स प्लस कपलिंग रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं वही है। देन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एंड फोटोकेमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक बायोमोलिक्यूल, और ये आपकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिल्कुल सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंस इतना नहीं है, सिर्फ पेपर का पैटर्न अलग है, मेहनत करोगे तो ये भी आपका हो जाएगा। और कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा हैं, अगर हम बात करें गेट एग्जामिनेशन की, कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा हैं गेट के बेसिस पे। अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, चीजें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपकी भी अच्छी जगह पे जॉब लग जाएगी, डोंट वरी। जहाँ भी आप जाना चाहते जहाँ पे हैं, भी आप आप जाना पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नेट से नहीं हो पाया, कुछ भी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, तो आप गेट के थ्रू अपना एक दूसरा ऑल्टरनेटिव सोच के रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो लग रहा होगा देख करके कि नहीं, अगर आपने नेट की तैयारी कर ली है तो गेट की ऑटोमेटिकली खुद से तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो सो आई होप आप सभी को बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज इस सेशन में जानकारी मिली होगी, कैरियर अपॉर्चुनिटी, सिलेबस, पेपर पैटर्न के बारे में। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, धन्यवाद।